हेलो एवरीबॉडी। तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा है ना। आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हार्ट के बारे में पढ़ा हमने, है ना। हार्ट की जो स्ट्रक्चर देखी थी, हार्ट में तो क्या 4 चैम्बर थे। 2 ऊपर आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। आर्ट्रियम ब्लड को रिसीव करते हैं, क्यों, और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं। ठीक, पंप करते हैं। पंप करते हैं यानी ब्लड है जो आपके हार्ट से बाहर निकलता है। बाहर निकलेगा तो वो किसके अंदर जाएगा? हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ब्लड है ना, जैसे गुब्बारा है, आपने दबाया और पानी जैसे बाहर निकल जाता है ना, स्प्लिट हो जाता है। तो यहां स्प्लिट नहीं होता है, यहां पे आगे पाइप्स लगी हुई है, वेसल्स के अंदर जाता है। तो ब्लड जब पंप होता है तो कहां जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है। ब्लड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है। हमारी बॉडी में 2 अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल के सेपरेट सिस्टम है, एनाटॉमिकली सेपरेट सिस्टम है। एक जो सिस्टम है उसमें तो प्योर ब्लड चलता है, एक के अंदर चलता है इम्प्योर ब्लड। ठीक, तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो ब्लड है जो वेसल्स के अंदर जाता है। ब्लड वेसल 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 टाइप की होती है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों के फंक्शन भी अलग अलग है। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से जो ब्लड को दूर लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी। हार्ट से जो ब्लड निकल के पूरी बॉडी में जाता है वो कैसा ब्लड जाता है? बॉडी को कैसा ब्लड चाहिए? प्योर ब्लड चाहिए। प्योर ब्लड का यहां पे मतलब सिर्फ ये है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, वो प्योर है, या उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। ऑक्सीजन बॉडी की हर एक सेल को चाहिए, और वो ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड। ब्लड को पंप कौन करेगा? हार्ट। तो जो निकलेगा ना हार्ट से, वो ब्लड लेके जाएगी आर्टरी, यानी आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो करता है? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी में हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। आपको पता है कि एक्सेप्शन सब जगह है, अपवाद सब जगह है। तो यहां भी एक अपवाद है ना। यहां क्या अपवाद है? जो आपको पता है, जो हमारा हार्ट है इसके राइट साइड में ये 4 चैम्बर हो गए ना, तो इसके जो राइट साइड में है वो हमेशा कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। और राइट वेंट्रिकल में इसका मतलब इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, और यहां से जब ब्लड पंप होता है तो इसको यहां से दूर दूर ले जाने का काम किसका है? आर्टरी का। तो यहां से ब्लड कौन सी आर्टरी लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है ना, नाम क्या है? आर्टरी। नाम क्या है? आर्टरी। और अभी मैंने आपको कहा कि आर्टरी तो प्योर ब्लड लेके जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहां एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी बॉडी की केवल एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके। दूसरा, वेन्स। वेन्स वो ब्लड वेसल जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। इम्प्योर का मतलब यहां पर कहा है उसके अंदर CO2 की मात्रा अधिक होगी, CO2 की मात्रा अधिक होगी। और वेन्स जो है ना, हमेशा ब्लड को पूरी बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके लेकर आती है हार्ट की तरफ, है ना। कैरी टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट के पास लेकर आती है कौन? वेन्स। ओके, वेन्स है जो लेकर आने का काम करती है।
और कैपिलरी का क्या फंक्शन है अभी हम समझते हैं। ठीक, ये आप थोड़ा सा सिस्टम देखें, ये हमारा हार्ट है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक, हार्ट के जो आर्टरियम होते हैं उनमें तो ब्लड आता है, राइट आर्टरियम में कैसा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर आता है, और लेफ्ट आर्टरियम में कैसा ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है। कहां से, लंग्स से प्यूरिफाई होके आता है, प्यूरिफाई मतलब ऑक्सीजन को कैरी करके आता है। यहां पे जब ब्लड फिलिंग होता है तो प्रेशर बढ़ता है और ब्लड कहां जाता है, इधर और यहां पर। ठीक, फिर वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड तो एरोटा के अंदर चला जाता है। एरोटा क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी है। एरोटा से फिर ये जो है पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी है। ये आर्टरी आगे अपनी शाखाएं निकालती रहती है, अपनी ब्रांचेस निकालती रहती है। एरोटा यहां से निकलती है और यहीं से इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी। एरोटा जब ब्रांचेस निकालेगी तो लार्ज आर्टरी बनेगी, लार्ज आर्टरी से स्मॉल आर्टरी, है ना। एरोटा से ये आर्टरी बनी, आर्टरी फिर डिवाइड होगी, आर्टरी फिर डिवाइड होगी तो क्या बनेगा, आर्टेरियोल। एरोटा आर्टरीज बनी, आर्टरी से आर्टेरियोल बना, और आर्टेरियोल में फिर डिवीजन होता है और क्या बनती है, कैपिलरी बनती है। क्या बनती है, कैपिलरी। ये थर्ड ब्लड वेसल, तीसरे टाइप की ब्लड वेसल कैपिलरी बनती है। तो कैपिलरी कब बनती है, जब आर्टरी पूरे बॉडी में स्प्रेड होती रहती है और इसकी शाखाएं निकलती रहती है, ब्रांचेस निकलती रहती है, और अल्टीमेटली लार्ज आर्टरी से आर्टरीज बनती है, आर्टरी से आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल बनाते हैं कैपिलरीज। ओके, फिर क्या होता है, फिर ये जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज ये वापस जुड़ती है, रीयूनाइट होना शुरू कर देती है। कैपिलरी वापस से रीयूनाइट होना शुरू कर देती है वापस। पहले तो यहां तो डिवाइड हुआ, अब यहां से वापस जुड़ना शुरू होगी। कैपिलरी जुड़ के क्या बनाती है, विन्योल। क्या बनाती है, विन्योल। विन्योल से क्या बनते हैं, वेन्स। विन्योल से क्या बनती है, वेन्स। वेन्स फिर स्मॉल वेन, लार्ज वेन, और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, वेना केवा। और वेना केवा क्या करती है, ब्लड को हार्ट के अंदर डाल देती है। ठीक, तो ये क्या है, ये आपको मैंने आपका ब्लड वेसल का जो नेटवर्क बॉडी में कैसा बना हुआ है वो बताया है, कि आर्टरी ब्लड लेकर निकलती है, आर्टरी ब्रांचेस में डिवाइड होती रहती है, आर्टरी से कैपिलरी बन जाती है, कैपिलरी रीयूनाइट होकर विनोल बना देती है, विनोल से वेन्स। तो यहां से तो जो है आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे CO2 है और कोई अन्य वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सेल है जो यहां में डाल देती है, और ये कलेक्ट करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके जाता है। हार्ट क्या करता है, इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहां से जब पंप होता है, राइट साइड राइट वेंट्रिकल से पंप होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाता है, लंग्स के पास। लंग्स CO2 को बाहर फेंक देता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है, पल्मोनरी वेन वापस लेकर आती है, प्योर ब्लड को यहां पे डाल देती है। ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारा ऐसे चलता रहता है। ठीक, जो आर्टरी है, आर्टरी और जो वेन है, इन दोनों की जो वॉल है ना, इन दोनों की वॉल इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब ये होता है, इन दोनों की वॉल से कोई भी सब्सटेंस बाहर लीक आउट या डिफ्यूज नहीं हो सकता। कोई भी सब्सटेंस, ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज नहीं हो सकती, ग्लूकोज यहां से डिफ्यूज नहीं हो सकता, वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं इम्परमिएबिलिटी। तो आर्टरीज और वेन्स तो दोनों होती है इम्परमिएबल, जबकि कैपिलरी जो होती है ये सेमी परमिएबल होती है। इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है या ऑक्सीजन है जो लीक आउट होती है, टिश्यू फ्लूइड में जाती है, वहां से सेल के पास जाती है, सेल अपने वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यू फ्लूइड के अंदर डाल देता है, और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट कैपिलरी एंड में आते हैं और हार्ट को पहुंचते हैं। इसके बारे में अभी 1 मिनट बाद अपने आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक, उससे पहले अपने ये देखते हैं कि आर्टरी और जो वेन है इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, और कैपिलरी की ब्लड वेसल की एनाटॉमी कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे हमने पढ़ा था हार्ट की वॉल के बारे में,
हार्ट की वॉल कितने लेयर ऑफ टिश्यू से बनी हुई थी? 3 लेयर ऑफ टिश्यू, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ब्लड वेसल की वॉल भी 3 लेयर ऑफ टिश्यू होती है। आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन, कैपिलरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्टरी और वेन जो है उसकी जो वॉल है, वॉल का मतलब समझ रहे हो, ये दीवार, ये दीवार, इसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू होता है ना? ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। आर्टरी है ये, क्या पढ़ रहे हैं हम? आर्टरी। आर्टरी की ये वॉल है, इसके अंदर आउटर मोस्ट ट्यूनिका एडवेंशिया, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा। ये वेन है, वेन की जो वॉल है उसमें भी आउटर मोस्ट ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। ओके, तो तीनों की वॉल, दोनों की वॉल में 3 लेयर ऑफ टिश्यू होता है। ये जो ट्यूनिका एडवेंटिया होता है, इस लेयर के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू किस टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू का फंक्शन आपको पता है, क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मींस मिडल, बीच वाली लेयर, इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू है? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू। स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू। मसल का फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मूवमेंट होती है। और इलास्टिक टिश्यू नेचर में कैसा होता है? इलास्टिसिटी होती है, लचीलापन होता है। तो ये जो लेयर है ये हमारी ब्लड वेसल्स को लचीलापन प्रोवाइड कराती है। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब खाली जगह, ब्लड वेसल की जो खाली जगह है वो कई बार कम हो जाती है, कई बार बढ़ जाती है। ब्लड वेसल की ल्यूमेन का साइज डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है। जब इसका साइज डिक्रीज होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, ये किस वजह से होता है? ये स्मूथ मसल की वजह से है। स्मूथ मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की ट्यूनिका मीडिया है जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है और मूवमेंट प्रोवाइड कराती है हमारी ब्लड वेसल्स को। इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटीमा, हमने पढ़ा था कि जो भी होलो ऑर्गन होगा उसकी लाइनिंग में क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। पढ़ा था ना कि होलो ऑर्गन की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमारी एंडोकार्डियम क्या थी? हार्ट की एंडोकार्डियम एपिथेलियल थी। ये भी तो होलो ही ऑर्गन है, पाइप है, पाइप के अंदर ब्लड बहता है, खोखला है तभी तो बहता है। तो इसकी जो लाइनिंग है ये भी किसकी है? ये एंडोथीलियम है। और एंडोथीलियम आपको पता है क्या होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, एंडोथीलियम की। तो ये जो है हमारी ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन की एनाटॉमी है। ओके, अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है? सबसे जो बड़ा डिफरेंस है ना वो मिडल लेयर के अंदर है, ट्यूनिका मीडिया। आप देखें इसकी ट्यूनिका मीडिया बड़ी है ना और इसकी कम है, ट्यूनिका मीडिया कम है। यानी जो आर्टरी होती है उसकी जो ट्यूनिका मीडिया यानी स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू आर्टरी के अंदर ज्यादा होता है। आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है, इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है आर्टरी के अंदर। ठीक, और हार्ट के नजदीक जो आर्टरी होगी उसमें दूसरी आर्टरी के कंपैरिजन में भी इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होगा। दो बात मैंने आपको बताई। पहली तो क्या बताई कि वेन के कंपैरिजन में आर्टरी के अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होते हैं। दूसरी मैंने आपको यह बात बताई कि लार्ज आर्टरी, बड़ी आर्टरी के अंदर जो है इलास्टिक टिश्यू स्मॉल आर्टरी से ज्यादा होता है। यानी एरोटा के अंदर सबसे ज्यादा इलास्टिक टिश्यू होगा। उसके बाद में हार्ट के जो नजदीक आर्टरी होती है उनको बोलते हैं लार्ज आर्टरी। लार्ज आर्टरी में इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होगा।
ऐसा क्यों? और जिनके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है, इस टाइप की आर्टरी को इलास्टिक आर्टरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक आर्टरी, है ना। तो इलास्टिक आर्टरी का मतलब क्या होता है? वो आर्टरी, यानी लार्ज आर्टरी, वो आर्टरी जिसके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा है। इनके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा क्यों है, क्यों जरूरी है? ये हार्ट के नजदीक होती है, और हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ना, तो ब्लड है ना प्रेशर के साथ में निकलता है। तो इनके इलास्टिक स्थिति, मान लो आपका बीपी बढ़ा, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक, और ब्लड हाई प्रेशर से निकला, तब ये जो वॉल होती है ना, इसमें इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होने की वजह से ये फैल जाती है और उस प्रेशर को विदस्टैंड कर लेती है, प्रेशर को सहन कर लेती है। नहीं तो क्या होगा? प्रेशर की वजह से ये जो ब्लड वेसल है फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और आपके इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। आई बात समझ में? तो लार्ज आर्टरीज के अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है और इनको इलास्टिक आर्टरी बोलते हैं। फिर जैसे जैसे आर्टरीज की ब्रांचेस निकलती रहती है, और ये लास्ट में क्या बना देती है? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल की जो ट्यूनिका मीडिया होती है, उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू कम होते 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 एकदम नील सा हो जाता है, उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू होता ही नहीं, और स्मूथ मसल उसके अंदर होती है। आर्टेरियोल के अंदर स्मूथ मसल ज्यादा होती है। समझ गए? ठीक। तो और वेन्स का आपको बता दिया। दूसरा, आर्टरी के अंदर प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, ठीक। तो ब्लड जब यहां से निकलता है तब हाई प्रेशर के साथ निकलता है, और जैसे 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 बॉडी में नीचे पहुंचता रहता है, इसका प्रेशर धीरे 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 कम होता रहता है, और कैपिलरी पे आते ही इसका प्रेशर एकदम ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर एकदम खत्म हो जाता है। फिर वापस जो है ना, ब्लड जब वापस आता है तो किसके थ्रू आता है? वेन्स के थ्रू आता है। तो वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है ना, वो लो प्रेशर से फ्लो करता है या विदाउट प्रेशर फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कौन दे रहा था? हार्ट दे रहा था। तो वो प्रेशर तो यहां आते आते ड्रॉप हो जाता है। तो वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है ना, वो बिना प्रेशर के फ्लो करता है, इसलिए वेन के अंदर जो है ना इलास्टिक टिश्यू नील के बराबर होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर लगता ही नहीं है। ओके, अब प्रेशर खत्म हो गया, ब्लड जो है, मान लो मेरी पैर के अंदर ब्लड है, उसको पैर से कहां पे आना है? यहां तक आना है ना, तो वापस चढ़ेगा कैसे? वापस चढ़ेगा कैसे? तो इसके लिए जो है ना, हमारी वेन्स में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम लगा हुआ होता है, जो आर्टरी के अंदर नहीं होता है। क्या लगे हुए होते हैं? वॉल्स लगे हुए होते हैं। ये वेन का स्ट्रक्चर है, अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेन है। वेन के अंदर क्या होता है? ट्यूनिका इंटीमा, जो इनर मोस्ट लेयर है ना, वो एक बाहर ऐसा प्रोजेक्शन निकाल के वॉल्व बना लेती है। क्या बना लेती है? वॉल्व बना लेती है। तो जब ब्लड है ना ऊपर की तरफ आता है, वापस हार्ट की तरफ आता है, तो ये दरवाजे खुल जाते हैं, और जैसे ही ब्लड आगे निकल जाता है, ब्लड अगर ड्रॉप होने लगता है ना, ब्लड वापस अगर नीचे आने लगेगा ना, तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। वॉल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, जिससे बैक फ्लो नहीं होगा। तो आर्टरी और वेन में डिफरेंस आप नोट करते जाएं। पहला डिफरेंस क्या था? कि भी इलास्टिक टिश्यू की कंसंट्रेशन का। दूसरा, वेन्स के अंदर क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं। तीसरा, आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड, वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड, है ना। तो आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करते जाएं कि भी क्या क्या जो है इनके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये तो अपना पूरा। अब फिर आपको क्या बताया कि भी आर्टरी और वेन है तो इम्परमिएबल है। क्या है? इम्परमिएबल है, इनसे कोई चीज ना तो लीक हो सकती, ना कोई इनमें चीज ऐड हो सकती। कैपिलरी जो है ना, कैपिलरी ये परमिएबल है। अब जो है आपको, हाँ, सेमी परमिएबल है। कैपिलरी जो है कहां पर होती है? कैपिलरी होती है सेल्स के चारों तरफ। कैपिलरी का नेटवर्क कहां होता है? टिश्यू के चारों तरफ, ऑर्गन के चारों तरफ, या सेल के चारों तरफ कैपिलरी का नेटवर्क होता है। और कैपिलरी जो है सेमी परमिएबल है। ब्लड का काम क्या है? हर एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम है। तो यहां पे अगर ब्लड फ्लो होता रहेगा तो सेल को कैसे मिलेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट? क्योंकि ये तो इम्परमिएबल है दोनों ही। तो ये काम होता है कैपिलरीज का। क्या होता है? जब जैसे ही ब्लड आपके कैपिलरी में आता है, कैपिलरी के दो एंड है। ये आर्टरी के साइड वाला एंड, इसको बोलते हैं आर्टेरियोल एंड,
ये वेन्स के साइड वाला एंड इसको बोलते हैं वेनस एंड। कैपिलरी के दो किनारे, एंड मतलब किनारे, एक आर्टरी वाला किनारा, एक वेन्स वाला किनारा। जो आर्टेरियल एंड है यहां तक, आर्टेरियल एंड तक, आर्टेरियल एंड तक कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और विनस साइड में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऐसा कैसे होता है? देखिए इस डायग्राम पे कंसंट्रेशन करो। ये आपकी कैपिलरी है, ये कैपिलरी का आर्टेरियल एंड, ये कैपिलरी का विनस एंड। इसको रेड कलर से शो किया है, इसको ब्लू कलर से शो किया है। रेड कलर का मतलब आपको पता है ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। ऑक्सीजन, फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जैसे ही सेल, जो सेल के पास में कैपिलरीज आएगी, कैपिलरीज का जो आर्टेरियल एंड होता है इसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना, फ्लूइड, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बताया जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी होती है उसकी जो वॉल होती है ना, वो सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू की बनी हुई होती है, एंडोथीलियम। ओनली ट्यूनिका इंटीमा ही होती है, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंसिया कैपिलरी में नहीं होती है। कैपिलरी वन सेल थिक होती है, एक सेल ही मोटाई होती है, बहुत ही पतली होती है कैपिलरी। और कैपिलरी की जो वॉल होती है ना, वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है इसमें से पानी, स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सकता है, लेकिन ब्लड सेल्स और बड़े प्लाज्मा प्रोटीन यहां से डिफ्यूज नहीं हो सकते। यानी आधे चीजों को ये परमिशन देता है बाहर निकलने की, आधों को नहीं देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। फुल परमिएबल का मतलब क्या है? सब चीज बाहर निकल रही है, सेल्स वेल्स सब कुछ जा रहा है, तो वो तो फुल परमिएबल है। इम्परमिएबल मतलब कोई भी चीज बाहर नहीं जा रही है, जैसे कि आर्टरी और वेन की वॉल है, ये है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, वाटर और ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो आपके न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता कहां है? इस आर्टेरियल एंड में। तो यहां से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और आपके फ्लूइड निकल जाता है, और यहां पे कहां पे आ जाता है? यहां पे एक टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ होता है, या इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये टिश्यू, हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, ये सेल्स है ना, सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू। तो सेल्स, आपको पता है कि सेल्स बाथड रहती है, सेल्स के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ गए? तो यहां से ये वाटर भी निकलता है, वाटर लीक आउट होता है, न्यूट्रिएंट लीक आउट होता है और ऑक्सीजन लीक आउट होता है, और कहां पे आ जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाता है। ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट है आपका ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन सेल के अंदर गए। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर चले जाएंगे, सेल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्यों चाहिए? एटीपी बनाने के लिए। एटीपी कैसे बनेगा? जब ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज कैसे टूटता है? ऑक्सीडेशन के द्वारा टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र स्टार्ट होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज टूटेगा सेल के अंदर। ठीक, और जब ग्लूकोज टूटता है तो लास्ट में CO2 बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से एमिनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है उनका ब्रेकडाउन होगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है आपका CO2 प्लस कोई भी वेस्ट मटेरियल जो आपका बनता है, वो सेल से बाहर निकल के कहां पे आता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये एंटर कर जाता है वेन्यूल्स एंड ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी के वेन्यूल्स एंड में एंटर करता है, ये आर्टेरियल एंड में एंटर नहीं करता है, वेन्यूल एंड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। ये भी डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू वेन्यूल्स एंड के अंदर आ जाता है। आई बात समझे? तभी तो कैपिलरी के एक साइड प्योर ब्लड होता है, कैपिलरी के दूसरी साइड इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक, तो आर्टरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेके गई, सेल ने उनको यूटिलाइज किया, वेस्ट प्रोडक्ट बनाए, वो वेन्यूल्स एंड में डाले,
और वेन्स वापस रीयूनाइट होते 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 बड़ी वेना केवा बनाया और उसको ब्लड में लाके छोड़ दिया। आई बात समझ में, है ना? तो ये जो है अपनी ब्लड वेसल्स के बारे में सारी चीजें, है ना? एक जो मैं आपको ट्यूनिका इंटीमा है जो सिर्फ एंडोथीलियम की बनी हुई होती है ना? ये जो अपने इंटरमोस्ट लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, ये जो है सिंगल लेयर ही होती है, वन लेयर थिक ही होती है, ठीक है ना? सो दिस कंप्लीट्स अवर ब्लड वेसल। एक चीज और था, सिनुसोइड। सिनुसोइड क्या होते हैं? सिनुसोइड वो कैपिलरी होती है जो ज्यादा लीकियर होती है। लीकियर मतलब उसमें से लीकेज ज्यादा होता है, लीकेज ज्यादा होता है। तो सिनुसोइड है क्या? इट इज अ कैपिलरी, कैपिलरी ही है, ठीक है ना? तो इसको नाम अलग क्यों दिया? क्योंकि ये ज्यादा लीकियर होती है। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के अंदर सिनुसोइड्स पाई जाती है, ज्यादातर में नहीं होती है, लेकिन सिनुसोइड का मतलब आप ध्यान रखें कि सिनुसोइड वो कैपिलरी है जिससे जो ज्यादा लीकियर है, और कुछ ऑर्गन्स के अंदर सिनुसोइड पाई जाती है। ओके।